हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के NTA अभ्यास ऐप के MCQs। ये सभी MCQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि NTA ही आपका नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाता है और उसी की ऑफिशियल ऐप से उठाए गए ये क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर के अंदर टोटल 30 क्वेश्चन है। तो इस वीडियो के लास्ट में आप हमें बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन जो वो करेक्ट होते हैं। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं, चाहे क्लास 11th या फिर क्लास 12th, तो हम सभी चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कर सकते हैं जहाँ पर आपको इससे पहले वाले सभी चैप्टर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, बाली, जावन एंड कैस्पियन आर। बाली, जावन और कैस्पियन क्या है? स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टाइग्रिस, सब स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टाइग्रिस, या फिर जीनस ऑफ पैंथेरा टाइग्रिस, या फिर सब जीनस ऑफ पैंथेरा टाइग्रिस। तो ये क्या चीज़ है? स्पीसीज है, सब स्पीसीज है, जीनस है, या फिर सब जीनस है? तो यहाँ पर इस चैप्टर में साफ साफ लिखा गया है कि कुछ रिसेंट ईयर के अंदर एक्सटेंशन हुए थे। ओके, ये कहाँ पे मेंशन किया गया था? जो रेड लिस्ट थी ना IUCN के द्वारा 2004 में, वहाँ पर मेंशन किया गया था और वहाँ पर ये बोला गया कि रिसेंट ईयर के अंदर जो आपका बाली, जावन और कैस्पिरियन जो है, ये सब स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टाइग्रिस भी जो वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, सब स्पीसीज ऑफ पैंथेरा टाइग्रिस है ये। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेज एज वन प्रोसीड फ्रॉम। यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी कब इंक्रीज होगी? जब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी जो वो इंक्रीज होगी। फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड एंड हाई लेटीट्यूड टू लो लेटीट्यूड, या फिर ऑप्शन बी है लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड एंड हाई लेटीट्यूड टू लो लेटीट्यूड, या फिर ऑप्शन सी है हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड एंड लो लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड, एंड ऑप्शन डी है हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड एंड लो लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड। तो ये कहाँ पर जो है वो इंक्रीज होगी, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड में आप डिफरेंस थोड़ा सा नहीं कर पा रहे हो। तो एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है कि मतलब अगर हम प्लेन एरिया से कितना ऊपर जा रहे हैं वो क्या कहलाता है? एल्टीट्यूड। जैसे बोलते हैं ना हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया, मतलब माउंटेन्स वगैरह पे। और लेटीट्यूड क्या होता है? वो कंप्लीट जो अर्थ होता है, कंप्लीट अर्थ के अंदर हम जोन बोलते हैं ना कि ये पोलर जोन हो गया, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया, उसको बोलते हैं लेटीट्यूड। ओके, तो अब हमें बताना कि कहाँ से कहाँ तक जब जाते हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। अगर हम यहाँ पर इंक्रीज पूछा है, अगर हम माउंटेन्स के ऊपर जा रहे हैं तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाई एल्टीट्यूड से कहाँ आना पड़ेगा? लो एल्टीट्यूड में आना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये चीज़ समझ में आ गई। अगर हम प्लेन्स की तरफ आते हैं तो उधर ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है हमें। यहाँ पर ये सिंपल है, पहले लिखा गया हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड। हाँ, अगर हम हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड आते हैं, मतलब ऊंचाई से नीचे प्लेन की तरफ आते हैं, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड ये नहीं आएगा, लो एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड ये भी नहीं आएगा, हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड ये हो सकता है, यहाँ पर भी इंक्रीज होगी। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटीट्यूड की। अब लेटीट्यूड में क्या होगा? अगर हम इक्वेटोरियल लाइन पे हैं, ओके, अगर हम इक्वेटोरियल लाइन से पोलर रीजन की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हमें कहाँ पे आना पड़ेगा? हाई एल्टीट्यूड टू लो एल्टीट्यूड में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमें कहाँ आना पड़ेगा? हाई एल्टीट्यूड से लेकर लो एल्टीट्यूड में आना पड़ेगा। नोट है लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड, ये गलत है। यहाँ पर डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती। तो हमसे इंक्रीज पूछा गया था, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया, सेकंड ग्रुप्स आर पर्टिकुलरली वैल्यूएबल इन। सेकंड ग्रुप्स किस चीज में वैल्यूएबल है? जनरेटिंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस, प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ईयर राउंड फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, या फिर कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज। तो सेकंड ग्रुप्स जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? कंजर्विंग रेयर एंड थ्रेटन्ड स्पीसीज को जो कंजर्व किया जाता है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमसे पूछा गया है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज टी, एंड फॉल्स एफ फॉर द जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो हमें बताना कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल है। ओके, सबसे पहले बोला गया जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अ डाइवर्सिटी शोन बाय ए सिंगल स्पीसीज एट ए जेनेटिक लेवल। सेकंड बोला गया इट इज द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेंट इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ ए कम्युनिटी। थर्ड बोला गया रावोल्फिया वोमिटेरिया, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है, शो द वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेस्पायरेंट। एंड डी बोला गया इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ द मैंगो।
तो अभी बताना कि कौन सी ट्रू और कौन सी इनकरेक्ट है। जेनेटिक डाइवर्सिटी द डाइवर्सिटी शोन बाय सिंगल स्पीसीज एट ए जेनेटिक लेवल। जी हाँ, एक सिंगल स्पीसीज जेनेटिक लेवल पे कितनी डाइवर्सिटी दिखाती है उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो ए जो है वो हमारी ट्रू है, ए फॉल्स नहीं है, ट्रू है हमारी। सेकेंड है इट इज द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ ए कम्युनिटी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितने भी इंडिविजुअल है किसी कम्युनिटी में, वो टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे होती है। इट इज द टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जी नहीं, जेनेटिक डाइवर्सिटी का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पर जो टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो ऑल इंडिविजुअल में जो है एक कम्युनिटी में सेम रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होता है इसकी जगह, तो जो टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक स्पीसीज के अंदर अगर है, इन ए स्पीसीज के अंदर है, तो वो यहाँ पर ऑल इंडिविजुअल के अंदर रहेगी, नॉट इन ऑल इंडिविजुअल। एक स्पीसीज के अंदर है तो वो मानी जाती है। ओके, टोटल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक स्पीसीज की रहेगी तो वो स्पीसीज डाइवर्सिटी मानी जाएगी। यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है सिंगल स्पीसीज एट ए जेनेटिक लेवल। तो ये जो वो इनकरेक्ट है, बी जो वो हमारी क्या है, फॉल्स है, बी हमारी क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है। रवोल्फिया मोबिटेरिया शो द वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल रेस्पिरेटर। ये बिल्कुल सही लिखा है। यानी यहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे होती है कि उसमें केमिकल कैसे है, अलग अलग कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल कैसे, वो बिल्कुल सही है। इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ मैंगो। जी नहीं, राइस, राइस की 50,000 होती है, मैंगो की केवल 1,000 वेराइटी होती है, ये भी गलत है। तो सी हमारा ट्रू है, डी हमारा फॉल्स है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी किसमें मिलेगी, ग्राउंडनट में, राइस में, मेज में, मैंगो में। तो अभी बताया क्या आए थे कि 50,000 डिफरेंट वेराइटीज हमें मिलती है जेनेटिक डाइवर्सिटी राइस में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में इस टाइप के नोट्स चाहिए जहाँ पर ये मेंशन किया हो कि किस लाइन से किस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप केवल एक्स सीटू कंजर्वेशन से देख सकते हो। यहाँ पे अलग से रेड में हाईलाइटेड किया होगा और मेंशन किया होगा कि उस लाइन से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे AIPMT 2006 में, 2010 में। अब नीट में देखिए, नीट 2013, 14, 15, 17, 18, 19 और नीट 2020 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ से आपको AIPMT 2004 में, जो यहाँ पर देखिए अर्थ समिट वाला जो है 1992 में, यहाँ से AIPMT 2008 और नीट 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस टाइप से आपका मेंशन किया होगा कि किस लाइन से किस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी शेयर बाय इंडिया। तो जो है वो टोटल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी शेयर इंडिया के द्वारा कितनी परसेंटेज शेयर की जाती है, 8.1, 2.4, 12 या फिर 10। तो साफ साफ NCERT में लिखा है कितना, 8.1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज दैट। बोटेनिकल गार्डन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट देयर, दे अलाउ एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ जर्मप्लाज्म, या फिर दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो बोटनिकल गार्डन का इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर बोटनिकल गार्डन किसके अंदर आते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन के आते हैं। तो जर्मप्लाज्म का एक्स सीटू कंजर्वेशन करने में हेल्प करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टीमेट ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज फाउंड ऑन अर्थ इज नॉट करेक्ट। यानी जो इनकरेक्ट लिखा गया है स्पीसीज के बारे में वो क्या है। टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ आर कंसिडर्ड टू बी अबाउट 7 मिलियन एज एस्टिमेटेड बाय रॉबर्ट मे। तो यहाँ पे बोला गया कि रॉबर्ट मे ने कहा था कि एस्टिमेटेड जो आपकी पॉपुलेशन है वो 7 आपकी मिलियन हो सकती है। सेकेंड बोला गया प्लांट कंस्टिट्यूट मोर देन 70% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड, वेयरएज एनिमल कंस्टिट्यूट लेस देन 22% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। यानी जो अभी तक डिस्कवर हुई है, रिकॉर्डेड हुई है, उसमें 70% एनिमल्स है और 22% जो वो आपके 70% प्लांट्स है और 22% जो वो एनिमल्स है। थर्ड में बोला गया सी में इंसेक्ट कंस्टिट्यूट मोर देन 70% ऑफ ऑल द एनिमल। तो टोटल जितने एनिमल है उसमें 70% जो इंसेक्ट है, और या फिर नन ऑफ दिस। तो इनकरेक्ट बताना है। अब इनकरेक्ट क्या लिखा हुआ है, यही बी में गलत लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स जो होती है वो 22% ऑफ ऑल द स्पीसीज रिकॉर्डेड, वेयर इज एनिमल कंस्टिट्यूट 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज। तो ये जो रिवर्स लिखा है तो ये गलत हो गई, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया और हमसे पूछा गया कि ABC यहाँ पर क्या है। अब ये डायग्राम जो NCERT में फिगर 15.1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट में 1 से 2 बार आ चुका है इस डायग्राम से। तो इस डायग्राम को सब अच्छे से देख लेना।
ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि ए बी सी क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं ए के बारे में। तो ए क्या है, मोलुस्का है, क्रस्टेशियन है या फिर अदर एनिमल ग्रुप है। तो ए क्या है आपका, मोलुस्का है, ना ये क्रस्टेशियन है ना ये अदर एनिमल ग्रुप है। नेक्स्ट हमसे पूछा है बी क्या है, बी क्या है, क्रस्टेशियन है या फिर अदर एनिमल ग्रुप है। तो बी जो है वो अदर एनिमल ग्रुप है। और सी क्या है, सी हमारा क्या है, क्रस्टेशियन है। अब आप ये भी ध्यान रखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ए और बी और सी ऐसा लिख दिया जाता है और फिर आप ये कहते हो कि ए के अंदर जो मोलुस्कस है और बी के अंदर जो वो क्रस्टेशियन है सी की। तो इस तरह से भी आप डिफरेंस कर सकते हो, फिर आप ऑप्शन ए पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर इस चीज़ों का ध्यान रखें, ऑप्शन ए को सबसे लास्ट में पढ़े क्योंकि वही सबसे कंफ्यूजिंग होता है ताकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया सिलेक्ट द ओड वन विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए ओड वन बताना कौन सा है। वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा, फॉरेस्ट ऑफ जैनिटा एंड खासी, मेघालय एंड हिमालयस। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कौन आते हैं आपका, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका आता है, इंडो बर्मा आता है, हिमालय आता है। बट फॉरेस्ट ऑफ जैनिटा, खासी एंड मेघालय किसके अंदर आते हैं, सेकंड ग्रुप्स के अंदर आते हैं। तो ये ओड वन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया फॉर नॉट अलाउिंग एनी फॉरिजनर टू एक्सप्लॉइट इंडिया बायोडाइवर्सिटी वाज पास्ड इन। यानी कोई भी फॉरिजनर जो वो इंडिया की बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर नहीं कर सकता, ये बायोडाइवर्सिटी का एक्ट इंडिया में कब अलाउ हुआ, कब मतलब बनाइए, 1996 में, 2006 में, 2002 में या फिर 1992 में। तो ये कब हुआ, 2002 के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया द IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ हाउ मेनी प्लांट स्पीसीज। यहाँ पे पूछा गया कि टोटल कितनी प्लांट स्पीसीज थी, 87 थी, 784 थी, 27 थी या फिर 358 थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल स्पीसीज की, जो हमारी रेड लिस्ट के अंदर टोटल जो स्पीसीज आई थी जिसके अंदर आपके प्लांट्स भी आ जाते हैं और आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं, वो तो थे 784। ओके ओके, हमसे पूछा कि प्लांट्स कितने थे। तो प्लांट्स थे हमारे कितने, 87। और 27 थे, क्या था ये 27 स्पीसीज, वो स्पीसीज है जो लास्ट 20 ईयर्स के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी लास्ट 20 ईयर्स के अंदर ही जो केवल एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और 358 अप्रोक्सीमेटली कौन सी है, इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज है। तो यहाँ पे हमसे प्लांट पूछा था तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा गया द गिवन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन नंबर ऑफ स्पीसीज मेजर ऑफ द सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए एंड बी। इनकरेक्ट बताना, ये करेक्ट और इनकरेक्ट का भी ध्यान रखना। यहाँ पर ये ए दिया गया और यहाँ पर ये बी दिया गया कि ये ए और बी क्या आएगा। यहाँ पे ये लाइकन लिखा है, यहाँ पे ये फंड्स एंड एलाइज लिखा है और हमें ए और बी में बताना है कि क्या आएगा। ओके, और यहाँ पर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सबसे पहले कि इनके लिए कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी गई है ए रिप्रेजेंट, यानी जो ए वाला है ये वाला, ए रिप्रेजेंट द ए क्लोरोफिलस हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद काइटिनस सेल वॉल। सेकंड बोला गया है कि बी रिप्रेजेंट द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, एग्जांपल बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, यानी बी वाला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किंगडम मोनेरा को। थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया बी रिप्रेजेंट दो सीड प्लांट इन विच द सीड आर इनक्लोज्ड फ्रूट, यानी यहाँ पर ये जो वो प्लांट्स है, सीड प्लांट्स है जिसके अंदर फ्रूट होता है। फोर्थ बोला गया ए एंड बी रिप्रेजेंट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म रिस्पेक्टिवली, और ए और बी जो वो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को बता रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ए क्या है। यहाँ पर ए जो आएगा वो क्या आएगा आपका, ए यहाँ पर फंजाई आएगा। ओके, यहाँ पर देखिए ये जो फंड्स एंड एलाइज है ये वही है फिगर 15.1। तो यहाँ पर ये फंड्स एंड एलाइज है, इसके पास में जो होता है वो मोसिस होता है। क्या होता है, मोसिस होता है। ए वाला जो वो क्या है आपका फंजाई है, FUNGI फंजाई। और ये लाइकन और फंजाई के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर क्या आएगा, एल्गी आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एल्गी आएगा। और ये जो बी वाला है ये क्या है हमारा, ये हमारा एंजियोस्पर्म है। अब हमसे पहले पॉइंट में पूछा गया ए रिप्रेजेंट द ए क्लोरोफिलस हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद काइटिनस सेल वॉल। तो ए क्या है हमारा, फंजाई है। और फंजाई क्या होती है, ए क्लोरोफिलस मतलब कोई क्लोरोफिल नहीं होता, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होती है और काइटिनस सेल वॉल होती है। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट हमारी करेक्ट, और हमसे पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। सेकंड में बी में बोल देते हैं रिप्रेजेंट द मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, एंजियोस्पर्म है, किंगडम मोनेरा नहीं है। तो सेकंड जो है वो हमारी गलत होगी। रिप्रेजेंट दो सीड प्लांट इन विच द सीड आर इनक्लोज्ड इनटू फ्रूट्स, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर। थर्ड बोला गया ए बी रिप्रेजेंट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जी नहीं, ए आपकी जिम्नोस्पर्म नहीं है, ए फंजाई है। ओके, और बी एंजियोस्पर्म हो सकते हैं बट वो फंजाई है, ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा सेकंड और फोर्थ जो है वो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमें बताना कौन सी है, फर्स्ट एंड फोर्थ है, सेकंड एंड फोर्थ है, फर्स्ट एंड थर्ड है या फिर ये। तो हमारी कौन सी है यहाँ पर, सेकंड एंड फोर्थ वाली इनकरेक्ट थी, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू, जेनेटिक डाइवर्सिटी किससे रिलेट करती है, टाइप्स ऑफ स्पीसीज विद इन ए कम्युनिटी, टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज इन एन एरिया, जीन बेस्ड डाइवर्सिटी या फिर डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज विद इन ए जीनस। तो किस पे, ये जीन बेस्ड डाइवर्सिटी पे जो वो होती है, रिलेट करती है।
तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे पूछा गया द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 इज नोन एज। तो यहाँ पर जो आपका हिस्टोरिक कन्वेंशन हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? CITES कन्वेंशन, द अर्थ समिट, G16 समिट या फिर MAB प्रोग्राम। तो ये अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा गया व्हाट इज कॉमन टू द टेक्निक्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन एंड टिश्यू कल्चर। तो इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, क्या टेक्निक कॉमन है इन विट्रो के अंदर, क्रायोप्रिजर्वेशन के अंदर और टिश्यू कल्चर के? ऑल आर इन सीटू, ऑल आर एक्स सीटू, ऑल रिक्वायर अल्ट्रा मॉडर्न इक्विपमेंट है लार्ज स्पेस, और ऑल आर मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एक्सटेंशन। मॉडर्न होते हैं बट लार्ज स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस भी कोई जरूरत नहीं होती है, बट सभी के सभी एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंदर जरूर आते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ज्यादातर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या रीजन है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन ऑलमोस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, एंड थर्ड है मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक रिजल्टिंग इन हाई प्रोडक्टिविटी, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर इसका क्या रीजन हो सकता है? ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रिमोन ऑलमोस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट प्रेडिक्टेबल, बिल्कुल सही है। मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल इन हाई प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल सही, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया, यहाँ पर हमसे पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पे बोला गया था वैल्यू ऑफ जेड लाइज इन द रेंज ऑफ डैश रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनोमिक ग्रुप और द रीजन। तो यहाँ पे बोला गया कि वैल्यू ऑफ जेड जो है वो किस रेंज के अंदर आएगी, अगर हम टेक्सोनोमिक ग्रुप या रीजन का अगर ना बात करें तो किस रेंज के अंदर आएगी? 0.1, 0.2, 0.3 से 0.8, 0.1 से 1, 0.6 से 0.8। अब ये जेड वैल्यू है क्या, जेड लाइज है क्या? तो यहाँ पर ये जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप होता है वहाँ पर आता है, जहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं, और वहाँ पर एक वैल्यू होती है ना log S इज इक्वल टू log C प्लस जेड log A, ये करके। तो ये जो जेड log आता है, ये जेड, इसकी वैल्यू पूछी है। अब ये S का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है स्पीसीज रिचनेस, C का मतलब क्या होता है? Y इंटरसेप्ट होता है, और Z का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो स्लोप बन रहा है, स्लोप ऑफ लाइन जो होती है, और जिसको हम रिग्रेसिव कोफिशिएंट भी बोलते हैं उस चीज़ को, और A क्या हो गया यहाँ पे? एरिया हो गया। तो ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बीच में जो ग्राफ बनता है उसमें Z की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो उसमें अगर हम बात करें टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ रीजन रिगार्डलेस, मतलब हम टेक्सोनोमिक ग्रुप और रीजन की बात करें तो मेनली जो इसकी वैल्यू रहती है वो किस किस के बीच में रहती है? 0.1 से लेकर 0.2 के बीच में रहती है। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी याद रखना, अगर हम उसको ऐसा ले रहे हैं कि बहुत लार्ज एरिया है, अगर हम एनालाइज कर रहे हैं बहुत लार्ज एरिया के अंदर स्पीसीज एरिया रिलेशन, मान लो एक कॉन्टिनेंट है पूरा, एक एशिया के अंदर जब हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जेड की वैल्यू जो वो चेंज हो जाती है, जेड की वैल्यू हो जाती है 0.6 से लेके 0.12 तक हो सकती है, 0.8 से भी ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप याद रखें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे पूछा गया देयर आर 4 मेजर कॉज ऑफ एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन, यानी 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से स्पीसीज का एक्सटेंशन हो सकता है, विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज द इविल क्वाड्रेट। तो इनको जो इविल क्वाड्रेट बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द इविल क्वाड्रेट। तो इनमें से कौन सा एक इविल क्वाड्रेट का पार्ट नहीं है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पॉल्यूशन, को एक्सटिंक्शन, या फिर एलियन स्पीसीज इन्वेजन। तो पॉल्यूशन पार्ट नहीं है, इसकी जगह क्या आएगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन वाला जो होता है वो हो सकता है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन और एलियन स्पीसीज, और सबसे ज़्यादा जो मेन रीजन है वो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया मैक्सिमम एम्फीबियन स्पीसीज आर एंडेमिक इन विच बायोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ एरिया। तो ज़्यादा एंडेमिक जो स्पीसीज, मैक्सिमम एम्फीबियन स्पीसीज जो एंडेमिक है वो कौन से रीजन में मिलेगी? नॉर्थ ईस्ट में, वेस्टर्न घाट्स में, गैंगटिक प्लेन में, या फिर आइसलैंड के अंदर। तो वो मिलती है वेस्टर्न घाट में, देन द ईस्टर्न घाट्स उससे ज़्यादा मिलती है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अब ये एंडेमिक क्या होता है ये आगे क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में ही पूछ लिया एंडेमेसिस रेफर टू। एंडेमेसिस का क्या मतलब होता है? स्पीसीज कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, स्पीसीज कन्फाइंड टू द रीजन एंड ऑल्सो फाउंड एल्सवेयर, स्पीसीज ऑफ ऑल वेराइटीज, या फिर नन ऑफ दिस। तो एंडेमेसिस का मतलब होता है कि कोई एक स्पीसीज एक पर्टिकुलर रीजन में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ओके, तो कुछ एम्फीबियन स्पीसीज जो केवल वेस्टर्न घाट में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते हैं उसको बोलते हैं तो स्पीसीज कन्फाइंड टू द रीजन नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स, द आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे पूछा गया When a species become extinct, कोई एक species extinct हो गई, the plant and animal species associated within an obligatory way also become extinct. This phenomena is referred to. मतलब अगर कोई एक species extinct हो जाती है उसके साथ में या तो कोई plant या फिर animal जो associate है, और कैसी associate है? obligatory way में associated है।
और वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन या फिर को एक्सटिंक्शन। तो ये क्या कहलाएगा? को एक्सटिंक्शन कहलाएगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा गया, एज यू क्लाइम अप द हिमालय द बायोडाइवर्सिटी, जैसे जैसे आप हिमालय के ऊपर क्लाइम करते हो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, डजन होते हैं या फिर, तो पहला क्वेश्चन गया था जैसे जैसे हम प्लेन से हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, इंडिया कंस्टिट्यूट डेज परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया एंड डेज कंट्रीब्यूट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इस टाइप से हमारा पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है, वर्ल्ड लैंड का एरिया, वो कितना परसेंट है और यहाँ पर ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है? तो अगर हम यहाँ पे एरिया की बात करें तो वो लगभग 2.4 है और ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी हम पहले भी करके आए थे, कितनी थी? 8.1%। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा गया, मोर देन 25% ऑफ ड्रग्स आर डेराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो मोर देन जो 25% ड्रग्स है वो प्लांट से मिलती है। व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट डज दिस डिस्क्राइब? तो इससे क्या बेनिफिट हो सकता है? इथिकल वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू या फिर इनडायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू? तो ये डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर आ जाती है, ओके, क्योंकि प्लांट से हमें मिल सकता है, तो क्योंकि वहाँ पे अगर जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वहाँ से अगर मिल रहे तो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा गया, प्लांट कॉम्प्रोमाइज नोट मोर देन, प्लांट कॉम्प्रोमाइज कितनी से ज़्यादा नहीं है? 20% ऑफ द टोटल, 22% ऑफ द टोटल, 32% ऑफ द टोटल या फिर 30% ऑफ द टोटल? तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 या 8 के अंदर कुछ ऐसा देखा था जहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछी गई थी और मैंने कहा था कि रिवर्स लिख रखा है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एनिमल्स कितनी थी? 70 थी और प्लांट्स कितनी थी? 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा गया, अमेजन रेन फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड एज लंग ऑफ द प्लेनेट। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है कि ये प्लेनेट का लंग है, एज दे कंट्रीब्यूट डेज ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो टोटल ऑक्सीजन का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं? 10%, 15%, 20%, 30%? तो कितना करते हैं? 20%। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया था, मेजर कॉज ऑफ लॉस ऑफ नंबर माइग्रेटरी बर्ड। सबसे मेजर रीजन क्या हो सकता है माइग्रेटरी बर्ड का लॉस जो है वो वहाँ पर मतलब लॉस हो जाना? पेस्टिसाइड रीजन हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन और लॉस ऑफ हैबिटेट, चेंज इन क्लाइमेट या फिर बेड वेदर? तो मैंने आपको बताया था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे मेन रीजन होता है, तो इसको थोड़ा सा घुमा के लिखा गया, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो मैं फ्रेगमेंटेशन और लॉस ऑफ हैबिटेट ये सबसे मेन रीजन होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, मैच द कॉलम। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैच द कॉलम 1 दोज कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस किसने दी थी? लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स किसने किए थे? और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दी थी? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दी थी एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट से ही। लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग और किसने किया था? डेविड टिलमैन ने। और रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस किसने की थी? पॉल एनरिच ने। तो ये बिल्कुल सेम ही है, मतलब फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। तो फर्स्ट के साथ, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हमसे पूछा गया है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू थ्रेटेंड स्पीसीज इन द वर्ल्ड, कि थ्रेटेंड स्पीसीज इन द वर्ल्ड में कौन सा इनकरेक्ट है? बर्ड्स 12%, एम्फीबियन 42%, मैमल्स 23%, जिम्नोस्पर्म 31%। तो टोटल जो है वो लगभग 15,000 और 1500 स्पीसीज जो है एक्सटिंक्शन के पास आ चुकी है, जिनको थ्रेटेंड है सबसे ज़्यादा। उसमें से आपके 12% जो है वो बर्ड्स है, बिल्कुल सही है। 23% मैमल्स है, बिल्कुल सही है। 31% जिम्नोस्पर्म है, बिल्कुल सही है। बट आपके एम्फीबियन कितने हैं? 32% है। एम्फीबियन नॉट है 42, 32% है। तो ये गलत दिखाया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। हमसे इनकरेक्ट में पूछा था। तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।